बेटा आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी और उसके साथ ये भी हमने स्टडी किया हुआ था कि डिफरेंट टाइप का अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्ज है, एक डाइपोल है, अगर सेम चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनकी वजह से उनके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और आप सभी बच्चों को एक बात तो याद ही होगी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है Q, उससे R डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु है तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कूलॉम्स कांस्टेंट इनटू Q अपॉन R, ये पोटेंशियल की वैल्यू होती है। आप सब इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। आप सभी गौर से देखिएगा, मैं आपको यहां पर बताता हूं। आप देखें, मैंने चलिए यहां पर मैंने ले लिया एक ये स्प्रिंग है, मैंने मान लिया ये एक स्प्रिंग है, अभी अपनी नॉर्मल कंडीशन पर है। ये स्प्रिंग की नॉर्मल कंडीशन है। हमने इस स्प्रिंग को इधर से या इधर से किसी भी एक तरफ से इधर बेस में जोड़ा है मैंने, तो मैं इधर से थोड़ा सा इसको दबाना चाहता हूं। मैं इसको पुश करके देखूंगा क्या कंडीशन होगी। आप जब इसको पुश करेंगे तो आप तो जानते हैं इसकी जो ये छल्ले हैं ये ऐसा पास पास आ जाएंगे और बाई चांस इसको यहां से दबाते दबाते इतना मैं इसको दबा के ले आया इस साइड में, इतने डिस्टेंस तक मैंने इसको प्रेस कर दिया। बेटा जब आपने इसको प्रेस किया, देखिए गौर से, अभी ये अपनी नॉर्मल कंडीशन पे है। आपने जब स्प्रिंग को यहां से ऐसा प्रेस करना स्टार्ट किया और यहां तक आप लाए तो इसको दबाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ा होगा, कुछ काम करना पड़ा होगा। आपने बल लगाया, विस्थापन किया, और बल लगाकर विस्थापन जब करते हैं तो वर्क होता है। तो इसको यहां से यहां तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा और मुझे मेरी एनर्जी खर्च करनी पड़ी। तो वो जो एनर्जी हमने खर्च की, जो वो वर्क हमने किया, वो वर्क कहां गया, एनर्जी हमारी कहां गई? तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि वो एनर्जी इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्र हो गई जाकर के वहां। बाई चांस यहां से यहां तक लाने में मैंने 50 जूल कार्य किया, 50 जूल मैंने कार्य किया, तो ये 50 जूल इस स्प्रिंग के पास आ गई होगी। अब अगर आप ये वापस लेना चाहते हैं स्प्रिंग का वर्क, तो स्प्रिंग को यहां से छोड़ दीजिए। आप जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु यहां पर रखेंगे, 50 जूल स्प्रिंग के पास है क्योंकि हमने इस पर खर्च किया और वो हमारा वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। आप जब भी इस स्प्रिंग से अपना वो 50 जूल लेना चाहेंगे, आपको तब वो एनर्जी दे देगी। आप इस जगह पर एक गोली लगा दीजिए और जैसे इसको छोड़ेंगे ये गोली को ऐसा तेजी से धक्का देगी, इसके छल्ले फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आने का प्रयास करेंगे और गोली को धक्का देंगे। कितनी एनर्जी देंगे? 50 जूल एनर्जी दे देंगे जितनी आपने उसमें स्टोर कर दी है। एक और कंडीशन देखिए, इसको अगर मैं और प्रेस कर देता हूं, अगर मैं और प्रेस कर देता हूं तो आप देखें इसके छल्ले तो और पास पास आ जाएंगे। ऐसा हमने इसको इतना प्रेस कर दिया है, इतना दबा दिया है। बाई चांस जब हमने इसको दबाया तो हमने इस पर बल भी लगाया और विस्थापन भी किया, इसका मतलब हमने वर्क किया। बाई चांस मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक लाने में हमने 100 जूल वर्क किया। अगर हमने यहां से यहां तक लाने में स्प्रिंग पर 100 जूल वर्क किया तो हमने अपनी एनर्जी खर्च की, हमने अपनी एनर्जी खर्च की, हमने उस पर वर्क किया, तो ये हमारी एनर्जी कहां चली गई?
इट्स वेरी सिंपल कि हमने जो भी एनर्जी इस पर वर्क करने में खर्च की वो इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब हमने 100 जूल खर्च किया, तो इस स्थिति में जब स्प्रिंग है तो इसके पास कितनी एनर्जी है? 100 जूल। वही तो हमारी वाली एनर्जी इसके पास आ जाएगी। अब अगर ये 100 जूल आप लेना चाहते हैं तो इसके सामने यहां पर एक गोली लगाइए, एक पत्थर आप लगाइए, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये स्प्रिंग फिर से नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगी और इस गोली को बड़ी जोर से धक्का देगी और फिर से पत्थर को दूर भगा देगी। जैसा आपके किसी भी नॉर्मल जो खिलौने, रिवॉल्वर वाले जो खिलौने आते हैं, उनमें आप देखते हैं कि हम पीछे से उसकी रॉड ऐसे खींच लेते हैं, तो उसके अंदर में आप कंस्ट्रक्शन देखिए क्या होता है कि जब ऐसे रॉड लगी होती है तो यहाँ की स्प्रिंग लगी होती है। जब हम इसको ऐसे खींचते हैं तो एक्चुअली हम उसकी स्प्रिंग टाइट कर रहे होते हैं, और खींचते समय हम उस पर जो वर्क कर देते हैं वो वर्क उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और हम जब भी चाहें तो उसकी जो आगे पाइप होता है उसमें हम एक गोली लगा दें, एक स्टोन पत्थर रख दें, और जैसे हम उसका ट्रिगर दबाएंगे वो पूरी एनर्जी हमारी हमको वापस करेगी और उतनी एनर्जी से पत्थर को धक्का देगी। इन दो कंडीशंस की बेटा बात करें, इसकी और इसकी, इन दो कंडीशंस की थोड़ा सा बात करिए, और मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इन दो कंडीशन में क्या स्पेशल चीज है। इन दोनों कंडीशंस की हम बात करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं इस और इस दोनों कंडीशंस में एनर्जी किस में ज्यादा होगी? एनर्जी, और यहां पर भी मैं एनर्जी की बात करूंगा। इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों में से किस कंडीशन में स्प्रिंग के पास ज्यादा ऊर्जा है? आंसर है इस कंडीशन में स्प्रिंग के पास ज्यादा ऊर्जा है, एनर्जी मोर। और इस कंडीशन के पास इसकी अपेक्षा एनर्जी कैसी है? कम है। ठीक है, अच्छा मैंने बोला पोटेंशियल किसका ज्यादा है? पोटेंशियल आपको याद होगा, पोटेंशियल इज बेसिकली एनर्जी। कई बार हमने ये बताया हुआ है कि जो विभव होता है वो मुख्य रूप से एक ऊर्जा को ही कहा जाता है, बेसिकली एनर्जी। तो पोटेंशियल इनमें से किसका ज्यादा है? आंसर है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप एक गोली यहां पर आके रखते हैं और फिर एक गोली आप यहां पर आके रखते हैं, सेम, तो दोनों गोलियों में से किस गोली को ज्यादा एनर्जी मिलेगी? बड़ा सिंपल है, इस वाली गोली को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, 100 जूल मिलेगी, लेकिन इस वाली गोली को कम एनर्जी मिलेगी, 50 जूल मिलेगी। तो इसका पोटेंशियल भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, और इसका पोटेंशियल भी कैसा होगा? कम। दोनों में एक और चीज का बेटा फर्क है, एक और बात का डिफरेंस है। आप दोनों को गौर से देखिए किस बात का डिफरेंस है। इसके जब आपने इसको दबाया, इसके छल्ले पहले की अपेक्षा पास पास आए, इसको भी आपने दबाया, इसके भी छल्ले पास पास आए, लेकिन इसके छल्ले ज्यादा नजदीक नजदीक हैं, इसके छल्ले इसकी अपेक्षा कम नजदीक हैं। तो दोनों स्प्रिंग्स में एक बात का और डिफरेंस है, और वो है इनके बीच तनाव का। देखिए ध्यान से, ये अगर स्प्रिंग है और हमने इस स्प्रिंग के छल्ले से दबा दिए हैं, एक ने इतना दबाया है, ये नॉर्मल कंडीशन पे आना चाहते हैं, और एक में हमने इतना दबा दिया है और फिर ये नॉर्मल कंडीशन पे आना चाहते हैं। दोनों में से किस स्थिति में छल्लों के बीच का टेंशन ज्यादा होगा, छल्लों के बीच का तनाव ज्यादा होगा? जब वो ज्यादा तेजी से खुलना चाहेंगे। तो बड़ा सिंपल है, यहां पर छल्लों के बीच का टेंशन ज्यादा होगा, और यहां इनके छल्लों के बीच का जो टेंशन है वो कम। तनाव का मतलब क्या? कि ये छल्ले बड़ी जोर से खुलना चाहते हैं, तो इसमें जो छल्ले ये भी खुलना चाहते हैं, इसमें जो इस छल्ले बने हुए स्प्रिंग ये भी खुलना चाहती है, लेकिन ये ज्यादा तेजी से खुलना चाहती है और ये उतनी तेजी से खुलना नहीं चाहती। तो दोनों में एक और चीज का फर्क है,
एक और बात का डिफरेंस है। किस बात का डिफरेंस है? टेंशन का, तनाव का फर्क है। दोनों में से किस स्प्रिंग के छल्लों के बीच ज्यादा तनाव है? बड़ा सिंपल है कि इस स्प्रिंग के छल्लों के बीच ज्यादा तनाव है, तो यहां पर तनाव ज्यादा है और यहां पर तनाव कम है। मींस एक चीज बेटा आप देख रहे होंगे, ये तीनों चीजें इस स्प्रिंग में देखिए, एनर्जी भी अगर आप पार्टिकल को रखेंगे ज्यादा मिलेगी, इसका पोटेंशियल भी ज्यादा है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, और यहां पर स्प्रिंग के छल्लों के बीच का टेंशन भी ज्यादा है, तनाव भी ज्यादा है। इट मींस हम चाहें तो इन सबको आपस में रिलेट कर सकते हैं कि जिस जगह का पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां का टेंशन भी ज्यादा होगा, वहां की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस जगह की एनर्जी कम होगी वहां पोटेंशियल भी कम होगा और वहां टेंशन भी कम होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसी बात को मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताना चाहता था, उसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैंने एक काम किया, ये मेरे पास एक कंडक्टर था, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। अभी ये कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, एक चालक मटेरियल का बना हुआ है, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अब हुआ क्या कि हम इस कंडक्टर को एक एक करके चार्ज देना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे इस बात को देखेंगे। बेटा जब हम इसको चार्ज देना शुरू करेंगे, सबसे पहले आए और हमने इस कंडक्टर को एक चार्ज दे दिया। ओके, हमने इसको एक चार्ज दिया, वो चार्ज इसमें जाकर एकत्र हो गया, स्टोर हो गया। अब एक दूसरा चार्ज हम लेके आए, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि हम लेके आए। इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तो हम इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक इलेक्ट्रॉन पहले हमने इसमें डाल दिया। अब जब बेटा एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके हम आते हैं, तो आप जानते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर है ये अंदर नहीं जाता। अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके अंदर में एक और इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैठा हुआ है। वो वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हम जो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आए ना, इसको रिपेल करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है, तो ये अंदर जाता नहीं है। अब जब अंदर नहीं जाता तो मुझे क्या करना पड़ता है, लेकिन मुझे तो उसके अंदर डालना है इलेक्ट्रॉन को। मुझे करना ये पड़ता है कि मुझे अपना फोर्स लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वर्क करते हैं, और जबरदस्ती हम इसके अंदर वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। हमको कुछ वर्क करना पड़ा, तो हमारी वो एनर्जी कहां चली गई? आंसर है उस चार्ज के पास, जो चार्ज हमने अभी अभी उस पर डाला, उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई होगी जाके। अब ऑलरेडी इसके अंदर कितने चार्जेस हो गए? दो चार्जेस, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के आइए। तो जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के आएंगे तो क्या वो बड़ी आसानी से अंदर चला जाएगा? नो। क्यों नहीं जाएगा आसानी से अंदर? क्योंकि फिर से इस कंडक्टर के भीतर तो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, दे हैव द सेम चार्ज। तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके अब इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करते, आने नहीं देते अंदर, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर से मुझे अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और जबरदस्ती मुझे इसमें डालना पड़ता है। तो ऐसे कर करके बार बार फोर्स लगा के, वर्क करके और अपनी एनर्जी खर्च करके मैं इसमें बहुत सारे चार्जेस डाल देता हूं। अब आप समझ रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ज मैं इस पे डालते जाऊंगा, मुझे उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इस कंडक्टर की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ते जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन को डालने में अगर मैंने पहले 1 जूल खर्च किया, फिर दूसरे को डालने में मैंने 10 जूल खर्च किया, तीसरे को डालने में मैंने 20 जूल खर्च किया, तो लगातार इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी ना इसके अंदर। तो अब देखिए ध्यान से, और क्या क्या बढ़ता जाएगा। ये कंडक्टर है, अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इसी कंडक्टर को मैंने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर दिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर को दे दिए। ओके, इसके पास कुछ एनर्जी आ गई होगी क्योंकि
जब आप इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जब आप चार्ज देंगे, तो अभी मैंने बताया चार्ज बड़ी आसानी से नहीं जाएंगे इसके अंदर। चार्ज जब देंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इस कंडक्टर के पास एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाएगा। तो आप जितने ज्यादा चार्जेस देंगे उतनी ज्यादा एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, क्योंकि आप उतना ज्यादा वर्क करेंगे। अब इसी कंडक्टर को मैंने क्या किया, एक और कंडीशन मैंने ले ली, और इस कंडीशन में इसी कंडक्टर को मैं एनर्जी दे रहा था, तो उस समय तक मैं इस पे सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स दे पाया। मैंने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रॉन्स में देता रहा और ऐसे करते हुए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिए। 1,00,000 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस पे भर दिए। अब फिर से इसकी तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों की बात करिए बेटा, आप मुझे फिर से इन्हीं 3 चीजों के बारे में बताइएगा। इन्हीं 3 चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं फिर से, दोनों में। मैं बात करना चाहता हूं इनकी एनर्जी के बारे में, कि दोनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। मैं बात करना चाहता हूं दोनों के पोटेंशियल के बारे में, किसकी पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैं बात करना चाहता हूं दोनों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच टेंशन में, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित। आप ही सोचिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और फिर भी जबरदस्ती आपने एक ही जगह पर रखा है। और ये बिल्कुल बेटा वैसा ही एग्जाम्पल है, जैसा 2 लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, उनमें बड़ी लड़ाई हो, बड़ा झगड़ा हो आपस का, और 2 लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, फिर भी आपने उन दोनों लोगों को एक लिफ्ट में बंद कर दिया हो। तो लिफ्ट एक छोटी सी जगह है, अब 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उनके बीच में बहुत भयंकर वाली लड़ाई है। और ऐसी सिचुएशन पे आपने उनको एक छोटी सी जगह पर एक लिफ्ट के अंदर उनको आपने बंद कर दिया, तो उन सब के बीच में आपस का किस तरह का तनाव होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इन चार्जेस के बीच में भी आपस का तनाव है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इनको दबा दबा के हम एक दूसरे के नजदीक कर दिया है इन्हें, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन होगा। तो इनके बीच आपस का टेंशन का भी हम जिक्र करना चाहते हैं। थोड़ा गौर से देखिए, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करिए एनर्जी की, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, इस कंडक्टर के पास एनर्जी ज्यादा होगी या यहां एनर्जी ज्यादा होगी। तो बहुत सिंपल है, इनके पास एनर्जी, क्वेश्चन है कि इनके पास एनर्जी आई कहां से। आंसर है, जब हम चार्ज दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे थे, तो जो हमने वर्क किया था, हमारे द्वारा किया गया वर्क ही तो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो किसमें ज्यादा वर्क किया है आपने, इसमें आपने ज्यादा वर्क किया है, इसमें आपने कम वर्क किया होगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स भी तो कम दिए हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिए, यहां आपने कम वर्क किया, यहां ज्यादा वर्क किया है, तो इसका एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसकी एनर्जी मोर और यहां पर एनर्जी कंडक्टर की कैसी होगी, लेस। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, पोटेंशियल की बात करिए। पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल के बारे में याद करें बेटा। पोटेंशियल के पहले लेक्चर में आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई गई थी कि अगर किसी स्थान पर हमने एक चार्ज पार्टिकल रखा और उस पर कुछ एनर्जी आ जाती है, हम किसी भी स्थान पर आवेशित कण रखते हैं, उसके पास कुछ एनर्जी आ जाती है। अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाए तो समझ जाना कि वहां का पोटेंशियल ज्यादा है, और अगर उसके पास कम एनर्जी आए तो समझ जाना कि वहां का पोटेंशियल कम है। अब यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन रखिए आकर के, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर से लाइए, रखिए आकर के। अब आप मुझे बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी। इस इलेक्ट्रॉन को भी ये सब मिलकर रिपेल करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को भी ये सब मिलकर के प्रतिकर्षित करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला या ये वाला, कौन सा इलेक्ट्रॉन भागेंगे, दोनों दूर भागेंगे।
क्योंकि ये सब मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन तेजी से रिपेल होगा, तेजी से प्रतिकर्षित होगा, बड़ी जोर से भागेगा? तो बड़ा सिंपल सा जवाब होगा आप सब लोगों का कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने कम रखे हैं तो ये सब मिलकर इसको प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, ये भी सब मिलकर इसको प्रतिकर्षित करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण कम होगा। तो इसकी अपेक्षा ये बड़ी जोर से भागेगा, बड़ी जोर से भागेगा, इसका मतलब इसको एनर्जी ज्यादा मिली होगी, तभी तो जोर से भागेगा ये। अब इसको एनर्जी ज्यादा मिली, इसको एनर्जी कम मिली, इसी से पोटेंशियल डिसाइड होता है कि अगर इसको एनर्जी ज्यादा मिली है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां का जो पोटेंशियल इस कंडक्टर का है वो कम है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी कैसा है, ज्यादा है। ओके, टेंशन की बात करिए जरा आप, इस कंडक्टर में या इस कंडक्टर में, किस कंडक्टर में चार्जेस के बीच टेंशन कम है और किस कंडक्टर में चार्जेस के बीच टेंशन ज्यादा है? तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैंने बताया आप इनको उन लोगों की तरह सोचिए, उन लोगों की तरह इनको समझिए जैसे कि ये सब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनके बीच बहुत ज्यादा वाली लड़ाई है और फिर भी आपने एक छोटी सी जगह पर उनको कैद करके रखा है। तो उन सब के बीच में बड़ी जोर का तनाव होगा, वो मजबूरी में एक दूसरे के पास है, अगर उनको जरा सा मौका मिलेगा तो वो ऐसा भाग जाएंगे। तो इन चार्जेस के बीच टेंशन ज्यादा है या इन चार्जेस के बीच टेंशन ज्यादा होगा? इट्स वेरी सिंपल कि इन चार्जेस के बीच का टेंशन ज्यादा होगा, इन चार्जेस के बीच का टेंशन ज्यादा होगा और यहां पर चार्जेस के बीच का टेंशन कम होगा। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहां पर मैंने उसी से कंपेयर किया हुआ था और अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर आप देखिए जिस कंडक्टर की एनर्जी ज्यादा, हाँ एक चीज और देखिए, चार्जेस के बारे में बात करिए जरा, चार्जेस किसके पास ज्यादा हैं और किसके पास कम हैं? चार्जेस की भी बात कर लीजिए, किसके पास चार्ज ज्यादा है और किसके पास चार्ज कम है? तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसके पास चार्ज कम है और इसके पास चार्जेस ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, टेंशन ज्यादा, एनर्जी कम, पोटेंशियल कम, टेंशन भी कम। जब एनर्जी, पोटेंशियल और टेंशन सब ज्यादा हैं तो चार्जेस भी ज्यादा हैं उस समय, और जब सब कम है तो चार्जेस भी कैसे हैं, कम। फिलहाल मैं जो आपको बताना चाहता था इस पूरे आर्टिकल में समझा करके मैं जो बताना चाहता हूं वो ये, क्योंकि आप एनर्जी बोले, पोटेंशियल बोले, टेंशन बोले, सबका लगभग एक ही मीनिंग है बेटा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेंशन भी कहते हैं। आप याद कर लीजिए इस बात को, क्योंकि चलते तो सब साथ साथ है ना, जब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, जब ये कम तो ये भी कम, टेंशन भी कम, पोटेंशियल भी कम। तो पोटेंशियल और टेंशन ये सब चलते तो साथ साथ हैं, जब पोटेंशियल ज्यादा तो टेंशन ज्यादा, जब पोटेंशियल कम है तो टेंशन भी तो कम है। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक दूसरा नाम भी हमने रख रखा है टेंशन। ध्यान रखिए, सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो known as टेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम टेंशन के नाम से भी जानते हैं। और बेटा यही रीजन है, आपने देखा होगा अगर हमारे पास बैटरी छोटे वोल्टेज की है और एक बैटरी हमारे पास ज्यादा वोल्टेज की है तो कम वोल्टेज वाली बैटरी को हम लो टेंशन बैटरी बोलते हैं, और जिसका वोल्टेज बैटरी का ज्यादा होता है उस बैटरी को हम हाई टेंशन बैटरी बोलते हैं, एचटी बैटरी। यहां तक कि न सिर्फ बैटरी में सीमित नहीं है ये नाम आप अपने घर से बाहर निकलिए, बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के,
खंबे लगे होते हैं, 11,000 वोल्ट की लाइन होती है, आप उसको भी हाई टेंशन लाइन बोलते हैं। और भी आप देखिए तो और भी बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, ऐसे आदमी की तरह उनका शेप बना हुआ होता है, बहुत बड़े टावर। तो उनका, उनमें जो तार होती है उनका पोटेंशियल और भी ज्यादा हाई होता है, उनका जो पोटेंशियल होता है और ज्यादा हाई होता है, इसलिए उनका टेंशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, इसलिए उनको हम हाई टेंशन लाइन कहते हैं। तो लिखा होता है बी वेयर ऑफ 11,000 वोल्ट हाई टेंशन लाइन। तो क्यों हम आखिरकार जो बड़े वोल्टेज वाले पोल्स होते हैं, बड़ी वोल्टेज वाली लाइंस होती हैं, उन्हें हम हाई टेंशन लाइन क्यों कहते हैं? दिस इज द रीजन कि पोटेंशियल का एक दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है, टेंशन भी रखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज टेंशन, इसीलिए लो टेंशन और हाई टेंशन वर्ड बने हुए हैं। अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाई टेंशन, पोटेंशियल अगर कम है तो हम उसको बोलेंगे लो टेंशन। अब मैं इसको, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज आ गई होगी समझ में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं इसके बारे में यहीं पर लिख दूंगा। यहीं पर मैं इसके बारे में लिख देता हूं क्या, कि अगर किसी जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कहीं का हाई है तो हम उससे हाई टेंशन भी कहते हैं। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई टेंशन, आप ऐसे लिख लें। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स हाई टेंशन, और शॉर्ट में इसे HT लिखा करते हैं। लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है लो टेंशन। तो हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन इसी बेसिस पर उनका नाम पड़ा हुआ है, ये चीज। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने क्या देखा है, एक और बात यहां पर देखी कि जिसके पास चार्जेस ज्यादा है उसका पोटेंशियल भी ज्यादा है, और जिसके पास चार्जेस कम है उसका पोटेंशियल भी कम है। इसका मतलब है अगर किसी कंडक्टर में मैं इससे भी ज्यादा चार्ज भर दूंगा, दबा दबा के अगर मैं चार्ज भर दूंगा, तो उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से एक बात और बिल्कुल क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो चार्ज से बढ़ता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड अपॉन चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा, और टेंशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये चीजें भी आप सभी बच्चों को याद रखनी है। तो मैं यहां पर एक और चीज नोट कर देता हूं, एक तो ये नोटिसिएबल आपका पॉइंट था, और एक और मैं नोट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स जो विद्युत विभव होता है डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस। और कैसे डिपेंड करता है, तो चार्जेस जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्जेस जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। आपने कम चार्ज दिया कम पोटेंशियल, ज्यादा चार्जेस रखे ज्यादा पोटेंशियल। कम चार्ज होंगे तो कम पोटेंशियल होगा, ज्यादा चार्ज होंगे तो ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो आप याद रखें, जब किसी कंडक्टर को आप चार्जेस देना स्टार्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज देंगे तो पोटेंशियल घटते चला जाएगा। आप चाहें तो इन सबको पॉजिटिव चार्ज अगर मानेंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका। तो हम यहां पर एक और पॉइंट नोट कर देते हैं,
एक और पॉइंट नोट कर देते हैं कि किसी कंडक्टर को किसी चालक को आप जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं आप जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं उसका विद्युत विभव बढ़ता जाता है, उसका विद्युत विभव बढ़ता जाता है। तो ये चीज भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। अब ये आप जानते ही हैं कि चार्ज अगर पॉजिटिव देंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव इंक्रीज होगा, अगर चार्ज नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये आप सब लोग पहचानते हैं। तो ये वो मेन चीजें थी बेटा जो हम आपको बताना चाहते थे। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का एक दूसरा नाम होता है टेंशन। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होगा तो हम उसको हाई टेंशन बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है तो हम लो टेंशन बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कम है तो पोटेंशियल भी कम है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। और किसी चालक को आप जैसे जैसे आवेश देते जाते हैं उसका पोटेंशियल, उसका विद्युत विभव क्या होते चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये हमने सीखा अभी। तो अब इसके आगे हम और चलते हैं। तो इस लेसन में मुझे जो आर्टिकल इसके बाद पढ़ना है, ये पढ़ना है बेटा, जैसे हमने लेसन 1 में देखा था कि अगर हमारे पास कोई आवेशित गोलीय कोश है, धातु का बना हुआ आवेशित गोलीय कोश है, उसकी वजह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया 3 जगहों पर, सेल के बाहर भी, शेल की सरफेस पर भी और शेल के अंदर भी। और उसी तरह से आज हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास चार्ज्ड शेल है तो वो चार्ज्ड शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। आवेशित गोलीय कोश की वजह से विद्युत विभव को हम देखना चाहते हैं। तो आई होप कि अभी आर्टिकल जो आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। उसमें हाई टेंशन लाइन और लो टेंशन लाइन अब आप समझ गए। अच्छा, जिस लाइन का टेंशन हाई है वहां चार्जेस को किसने दबा दबा के भरा होगा? आंसर है पावर हाउस का जो जनरेटर चल रहा है वो चार्जेस को वहां से ऐसे दबाता रहता है और जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है, उसका टेंशन बढ़ता रहता है। आज हम देखेंगे हमारे पास एक ये स्फेरिकल शेल है, गोलीय कोश, ये इस गोलीय कोश का सेंटर है, ये इसकी रेडियस हमने मान ली कैपिटल R है। और क्योंकि ये धातु का बना हुआ गोलीय कोश है तो जैसे हम इसको चार्ज देंगे वो चार्ज आ करके और इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए अब मैं उसको यहां नहीं बताऊंगा। ये गोली कोश अंदर से खोखला है, R रेडियस का गोला है। ये हमने मान लिया कि इसको हमने चार्ज दिया कितना, +Q। तो जब हम इसको +Q चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसकी बाहरी सरफेस पर पूरी तरह से वितरित हो जाता है। अगर वो चार्ज इस पर पूरी तरह से वितरित हो जाता है तो आपने पढ़ रखा है कि ये बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करता है जैसे पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ हो। उसी तरह से बिहेव करता है जैसे कि पूरा का पूरा ये आवेश इसके सेंटर पर रखा हो, सेम उसी तरह इसका बिहेवियर होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर हमने इसको चार्ज दिया है तो इसके चारों तरफ इसका अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस
इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमको देखना है। यहां पर भी मैं 3 कंडीशन लूंगा। एक कंडीशन तो मैं यहां लूंगा, पॉइंट P यहां पर मैं मान लेता हूं आउटसाइड द शेल। एक पॉइंट यहां पर ले लेंगे और फिर हम अंदर पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि वहां पोटेंशियल कितना होता है। सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम मानते हैं स्मॉल r, ये रेडियस ये स्मॉल r। तो मैं अलग अलग जगहों पर सबसे पहले मैं कहां निकालना चाहता हूं, आउटसाइड। आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द शेल अगर होंगे तो आप ध्यान से देखें, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो इसके रेडियस कैपिटल R से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं अगर आप बाहर हैं तो ये कंडीशन होगी। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वी डोंट नीड टू डिराइव द फॉर्मूला, वी नीड ओनली टू यूज द एनालॉजी। हम सिर्फ एनालॉजी का यूज करेंगे, मुझे कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने की यहां पर जरूरत नहीं है। एनालॉजी का यूज करेंगे और उसके बेसिस पर हम पोटेंशियल बता सकते हैं। तो आउटसाइड द शेल व्हेन स्मॉल r विल बी ग्रेटर देन कैपिटल R, द पोटेंशियल विल बी आउटसाइड द शेल। पोटेंशियल बेटा बड़ा सिंपल है, आप वही मेथड यूज करोगे। अगर आप यहां गॉसियन सरफेस बनाते भी हो तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज है, और अगर गॉसियन सरफेस नहीं भी बनाते हैं तो ये उसी तरह बिहेव करेगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर रखा है। अब ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट चार्ज अगर प्लस Q है तो इससे स्मॉल r दूरी पर जो पॉइंट है कितना पोटेंशियल होगा, सेम वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज की वजह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करेगा जैसे यहां पर Q पॉइंट चार्ज रखा है, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इससे स्मॉल r दूरी पर जो भी बिंदु है उस पर विद्युत विभव का मान इतने वोल्ट आ जाएगा, इतने वोल्ट। अच्छा, सेकंड नंबर ऑन द सरफेस, पृष्ठ पर हम देखते हैं कि अगर सरफेस पर कभी कोई बिंदु है, बेटा अगर सरफेस पर बिंदु होगा तो ध्यान से देखें यही पॉइंट यहां पर आ जाएगा उस समय, अगर ये सरफेस पर होगा तो, और जब यहां पर आ जाएगा तो इस बार r कितना होगा, ये आप इसके लिए मान लीजिए कि ये फिगर बना हुआ है। जब सरफेस पर आ जाएंगे मैं इसका फिगर यहीं बना देता हूं। ये एक स्फेरिकल शेल है जिसको हमने प्लस Q चार्ज दिया है, और वो प्लस Q चार्ज इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और बिहेव बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा कि इसके सेंटर पर ही ये पूरा चार्ज रखा हो, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और इस बार हमारा जो रेडियस कैपिटल R है इसकी, और इस बार हमने जो पॉइंट लिया है दैट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस, हियर इज द पॉइंट P, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r। तो आप देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम स्फीयर, so they will be same, small r will be equal to capital R, and at that situation what will be the potential at this point, इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है बेटा, अगर आप यहां पर भी निकालने का कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू भी एक पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल की फॉर्मूले से मिलेगी आपको। ऑन द सरफेस पोटेंशियल ऑन सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा।
तो हमें इन फॉर्मूलों को डिराइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी आप इन फॉर्मूलों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मूले मिलेंगे। तो ये सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा। ओके, एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर मैंने बोला कि पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको इसका मीनिंग भी बेटा आना चाहिए कि इसका मतलब आखिरकार क्या है। अगर मैंने बोला कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इतने वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है? वोल्टेज पोटेंशियल का मीनिंग याद करिए कि किसी भी बिंदु पर विभव का मतलब क्या होता था। विभव का मतलब होता था कि एक 1 कूलॉम के चार्ज को, 1 कूलॉम के चार्ज को अनंत से आप लेके आइए उस बिंदु तक। आपको 1 कूलॉम के आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क ही, उतना वर्क ही उस पॉइंट का क्या कहा जाता था? पोटेंशियल कहा जाता था। तो अगर मैंने बोला कि इस बिंदु का पोटेंशियल इतने वोल्ट है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि 1 कूलॉम के आवेश को अनंत से जब आप इस बिंदु तक लाए होंगे ऐसा, तो आपको इतने जूल वर्क करना पड़ा होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट P। फिर से, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब है कि अनंत से आप 1 कूलॉम के चार्ज को लेके आए, कहां तक? इस पॉइंट तक, तो आपको इतने जूल वर्क करना पड़ा है। ये इसका मीनिंग है पोटेंशियल का। तो किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो इसका क्या मीनिंग है? अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर 220 वोल्ट है, इसका क्या मतलब? इसका बेटा यही मतलब है कि जब आप अनंत से 1 कूलॉम के चार्ज को ऐसा लेके आएंगे, इसकी ओर जब लेके आएंगे, यहां पर रखेंगे, तो आपको अनंत से 1 कूलॉम के चार्ज को लाने में 220 वोल्ट खर्च करना पड़ा हो, 220 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। ये इसका मीनिंग है। किसी बिंदु का विभव अगर 100 वोल्ट है, तो इसका क्या मीनिंग है? किसी बिंदु का विभव अगर 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि अनंत से 1 कूलॉम के आवेश को उस बिंदु तक लाने में आपको 100 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी। ये इसका मीनिंग है। ओके, अब हम चलते हैं इनसाइड द सरफेस। थर्ड सिचुएशन लेते हैं, इनसाइड द चार्ज्ड शेल। जो हमारा ये आवेशित गोलीय कोश है, उसके अंदर अगर हम होंगे किसी बिंदु पर, तो वहां पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। ये हमने एक शेल बना लिया, ये सेंटर है, और इस सेल को हमने पॉजिटिव Q चार्ज दिया है, और वो पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, और हम इसके अंदर, इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मान ली, इसके अंदर हम पाना चाहते हैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। थोड़ा ध्यान से बेटा देखें, ये डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। इस बिंदु का विभव हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा। उसके लिए इन दो के रिस्पेक्ट में यहां का जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। इसको आप गौर से समझिए और तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर इस पॉइंट पर मैंने बोला पोटेंशियल कितना होगा, इसका क्या मीनिंग है? अभी मैं मीनिंग बता रहा था। आप कहेंगे कि सर एक चार्ज को इंफिनिटी से लाइए 1 कूलॉम चार्ज को, और लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए और यहां पर रख दीजिए। उस वक्त आपको जितना भी वर्क करना पड़ा होगा, जो भी वर्क करेंगे आप, 100 जूल करेंगे, 200 जूल करेंगे, 500 जूल करेंगे, वो वर्क ही इस पॉइंट का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। यही तो मीनिंग है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ऐसा अनंत से, सपोज कि यहां पर अनंत है और अनंत से हम 1 कूलॉम के चार्ज को ऐसा लाते हैं, यहां पर लाके हम 1 कूलॉम के चार्ज को रखेंगे।
तो आप देखिए ये 1 कूलम का चार्ज है और 1 कूलम के चार्ज को हम यहां पर लाके रखेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप जब यहां से ऐसा चार्ज को ला रहे थे, आप वर्क करते जा रहे थे, आप यहां से यहां लाए, आपने वर्क कर दिया 20 जूल, 40 जूल, 60 जूल, 80 जूल और यहां तक आप लाए, आपने वर्क कर दिया है 100 जूल। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने कितना वर्क कर दिया, यहां तक लाने में 100 जूल वर्क कर दिया है। देखिए मैं बार बार बेटा बता दूं, अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाइए और जहां ले जाने वहां पर रख दीजिए, आपको जितना काम करना पड़ा होगा वही पोटेंशियल होगा। तो मैंने अभी क्या बताया, 1 कूलम के चार्ज को मैंने लिया और अनंत से लाना स्टार्ट किया, 20 जूल वर्क करना पड़ा, 40 जूल, 60 जूल, 80 जूल, 100 जूल। मैंने जब यहां पर 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक हम लाए, हमको 100 जूल काम करना पड़ा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 100 वोल्ट, क्योंकि अनंत से 1 कूलम के चार्ज को यहां तक लाने में आपको 100 जूल काम करना पड़ा है, तो यहां का पोटेंशियल 100 जूल होगा। अब इस चार्ज को अंदर लेके चलिए, अंदर की मैं बात करता हूं, तो जब आप अंदर यहां से यहां लाएंगे तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए। वर्क डन इनसाइड द शेल, dW इज इक्वल टू, अंदर मैं बात कर रहा हूं, वर्क डन इनसाइड द शेल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो बल लगेगा वो बल लिखेंगे और छोटा सा विस्थापन, अगर वर्क छोटा ले रहे हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप सब इसको जानते हैं। अच्छा, इसके बाद फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि फोर्स का यहां पर फॉर्मूला क्या होगा। आपने इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, तो फोर्स की जगह आप फॉर्मूला लिखा करते थे Q इंटू ई इंटू डी आर। याद आया होगा सभी बच्चों को, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई हम यूज करते थे इस लेसन में। अच्छा, अब हम बात तो कर रहे हैं सेल के अंदर की, और इनसाइड द शेल E इज 0। बट इनसाइड द शेल E इज 0। क्या आपको याद है बेटा, अगर एक आवेशित गोलीय कोश है तो उसके भीतर, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, 0 होती थी। ये हम लेसन 1 पे कर चुके हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ बताया जा चुका है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस बिंदु पर आप कहीं पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो यहां से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करें और देखें कि क्या उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है। नो, there is no any charge inside this Gaussian surface because the whole charge is at the outer surface of the shell। अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और आप सबकी कॉपी में भी है, आपको बताया भी जा चुका है। तो बट इनसाइड द शेल E इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, 0 है। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो मैं जैसे ही यहां पर रखूंगा, therefore dW will be 0। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप गोलीय कोश के अंदर चार्ज को लेके चलेंगे, अंदर जब आप चार्ज को लेके चलेंगे तो उस पर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, dW 0 जूल वर्क करना पड़ेगा। और अब आप सोच सकते हैं, मैं एक नहीं 10 बार कम से कम आपको बता चुका हूं कि अनंत से 1 कूलम के आवेश को किसी बिंदु तक ले जाइए, आपको जितना काम करना पड़ जाए वो टोटल वर्क ही उस पॉइंट का क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप ध्यान से देखिए, मैं 1 कूलम के चार्ज को अनंत से यहां तक लाया हूं, 20 जूल, 40 जूल, 60 जूल, 80 जूल, 100 जूल। यहां पर जब मैंने उस 1 कूलम के चार्ज को ला के रखा तो मुझे 100 जूल काम करना पड़ा यहां तक। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट। अब आप और अंदर लेके जाइए, जब आप यहां से यहां तक लाए आपको कितना काम करना पड़ा,
एक भी नहीं, 0। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? 100। आप देखिए ना, यहां से यहां तक ले जाने में कितना आपने किया? 100। फिर यहां से यहां तक ले जाने में कितना किया? अब अंदर हैं आप, और अंदर ले जाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है मुझे। तो यहां से यहां तक लाने में 100, और यहां से यहां तक ले जाने में 0। तो यहां से टोटल यहां तक ले जाने में कितना कार्य, टोटल कितना वर्क? तो आंसर है टोटल वर्क 100 जूल। जितना सरफेस पर उतना ही तो यहां। आप और अंदर ले आइए, आप कितना करना पड़ा? अभी भी टोटल 100 रहेगा, क्योंकि अंदर आप इतना चलाइए, इतना चलाइए, इतना चलाइए, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। आपने कैलकुलेशन देखा तो है। तो आप यहां पर हैं तो भी 100 जूल वर्क करना पड़ा आपको, आप यहां तक आ गए तो भी 100 जूल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वर्क आपका 0 है। तो अभी भी 100 जूल, इसलिए यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। क्योंकि इनसाइड द शेल आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा है, आपको काम करना ही नहीं पड़ रहा है। तो वही वर्क यहां पर रहेगा जितना आप सरफेस तक लाने में किया होगा, और उतना ही पोटेंशियल सेल के अंदर हर जगह पर रहेगा। तो उस सिचुएशन पे आपको याद रखना है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो मैंने क्या देखा कि अंदर में कहीं पर भी चला जाऊं, लेकिन अंदर साइड में जो वर्क मुझे करना पड़ता है वो बिल्कुल नहीं करना पड़ता। इसलिए टोटल वर्क उतना ही लिया जाएगा जितना सरफेस तक आने में आपने किया था। इट मींस कि पोटेंशियल inside the shell potential will be equal to potential on surface। अंदर किसी भी बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना विभव का मान कहां था? सरफेस पर। आपने देखा तो यहां पर अगर 100 वोल्ट है तो अंदर किसी भी बिंदु पर मैं ले जाऊं 100 वोल्ट ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो अंदर किसी भी बिंदु का विभव सरफेस के विभव के बराबर होता है, और सरफेस का विभव कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। पोटेंशियल इनसाइड द शेल। सो प्लीज आप इस बात को जरूर बेटा याद रखेंगे कि किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर विभव का मान उतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर विभव होता है। आप चाहें तो मैं इसको नोट कर देता हूं, इस पॉइंट को मैं शब्दों में लिख लेता हूं। किसी आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर नेट विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर होता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी बिंदु पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर नेट विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर होता है। इससे एक बात और पता चलती है, अगर यहां का पोटेंशियल 100 है तो अंदर किसी भी बिंदु का पोटेंशियल हर जगह कितना कितना होगा? 100 वोल्ट। इसका मतलब है कि गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल सेम है ना, चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। सो इनसाइड द चार्ज्ड शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना है।
inside the charged shell electric potential is constant। आप याद रखिएगा कि किसी भी आवेशित गोलीय कोश के भीतर जो विद्युत विभव होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का पोटेंशियल सेम होता है, बदलता नहीं है। आप जानते हैं मैं इस चीज को एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक और तरह से भी प्रूफ करके आपको दिखा सकता हूं कि शेल के भीतर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देखिए कैसे मैं उसको आपको दिखा सकता हूं। बेटा हम जानते हैं, एक पॉइंट तो हम सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में डिराइव भी किया है, किसी एक क्लास में क्या डिराइव किया हुआ था, दैट dv अपॉन dr इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr इज इक्वल टू e। याद करें सभी बच्चे, ये एक फॉर्मूला हमने डेरिवेशन किया हुआ था। अच्छा, अब अगर ये डेरिवेशन किया है तो आप चाहें तो माइनस पर भेज सकते हैं, तो हम ये माइनस पर भेज देंगे तो ये माइनस ई हो जाएगा। बट इनसाइड द शेल, गोले कोश के अंदर आप याद करें ई की वैल्यू कितनी होती है, 0। अभी हम बता रहे थे और पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू 0 होती है। इनसाइड द शेल ई इज 0, देयरफॉर अगर ई 0 है बेटा तो dv अपॉन dr की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए और बताइए इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि आप वोल्टेज का, पोटेंशियल का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं और वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ध्यान से सभी बच्चे इस चीज को देखें, दूरी के सापेक्ष विद्युत विभव का अवकल गुणांक 0 है। अब याद करके बताइए अवकल गुणांक 0 होता किसका है, अचर नंबर का। अवकल गुणांक तो अचर नंबर का 0 होता है और यहां दूरी के साथ विद्युत विभव का अवकल गुणांक 0 है। इसका मतलब साफ है कि जो विद्युत विभव है वो दूरी के साथ अचर है। देयरफॉर v इज कांस्टेंट। तो हम चाहें तो एक ये भी रास्ता है मेरे पास ये बताने का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चार्ज सेल के अंदर रहेगा कांस्टेंट होगा, और हमारे पास एक ये तरीका भी है कि दूरी के साथ पोटेंशियल अचर रहता है, इसीलिए दूरी के सापेक्ष पोटेंशियल का अवकल गुणांक 0 के बराबर आया हुआ है। इसलिए v कैसा होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो आप कहीं पर भी अंदर जाइए हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। देखिए मैं बता दूं 0 नहीं होगा, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। हाँ, हर जगह सेम होगा। कितना होगा, तो आंसर है उतना ही होता है जितना विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर होता है, ये होगा, 0 नहीं होगा। एक छोटी सी चीज और, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल भी हमने देखा है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मैं मान लेता हूं दैट दिस द सेंटर ऑफ शेल। सेंटर ऑफ शेल, इस तरह के ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाए थे। ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, डिस्टेंस r। ऐसा चलने पर डिस्टेंस बढ़ेगी, ऐसे चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम सेंटर से चलेंगे, सेंटर से किसी भी एक तरफ चलते जाइए, सबसे पहले यहां पर आपको सरफेस मिल जाएगी। वो सरफेस मुझे यहां पर मिल गई r डिस्टेंस पर, कैपिटल r डिस्टेंस पर, क्योंकि रेडियस के बराबर जब आप चल लेंगे तो आपको सरफेस मिल जाएगी।
अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। यहां पर पोटेंशियल को मैं इसी से समझा देता हूं। जैसे जैसे आप सेल की ओर आते जा रहे थे, पोटेंशियल बढ़ते जा रहा था। 20 जूल, 40 जूल, 60 जूल, 80 जूल, 100 जूल, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जब आप इससे बाहर जाएंगे, दूर की तरफ जाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। अंदर की बात करिए, यहां 100 वोल्ट था, यहां 100 वोल्ट है, यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट, यहां हर जगह 100 वोल्ट। तो अंदर जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पर है। और सरफेस पर कितना है? 100 वोल्ट मैक्सिमम। जब उधर से आता है तो बढ़ रहा था ना, और यहां पर आए तो 100 हो गया सबसे मैक्सिमम। उसके बाद जब जाने लगे तो अंदर हर जगह का 100 ही रहा। तो सरफेस पर, ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू है यहां पर, इस जगह पर। आप सरफेस से दूर जाने लगेंगे, पोटेंशियल घटने लगेगा। इधर आने पर बढ़ता है तो उधर चलने पर घटेगा। और किस रेशियो से घटेगा? तो अभी हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे कि यहां जो आउटसाइड है, अगर हम यहां पर हैं तो आउटसाइड द शेल है, और आउटसाइड द शेल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस तरह से पोटेंशियल अगर दूर जाने पर घटेगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे उसका ग्राफ बनेगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, इधर साइड की बात करिए तो सरफेस से जब आप दूर जाएंगे, सरफेस से दूर जाएंगे घटेगा। सरफेस के अंदर की बात करिए तो मैंने देखा यहां अगर 100 वोल्ट है तो यहां हर जगह कितना फिर है? 100 वोल्ट। मतलब अंदर वोल्टेज हर जगह उतना ही बना रहता है जितना सरफेस पर है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो अब बताइए, अंदर की तरफ वोल्टेज को मैं ऐसा नीचे ग्राफ आएगा, ऊपर जाएगा, या ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा? तो आंसर है ना तो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम है। अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो अंदर का ग्राफ बिल्कुल ऐसा चलेगा। आप जैसे जैसे जाते जाएंगे सेंटर की तरफ, वैसे पोटेंशियल घटेगा नहीं, उतना ही बना रहेगा, उतनी हाइट बनी रहेगी जितनी हाइट सरफेस पर है। तो ये पोटेंशियल ऑन सरफेस। अंदर में पोटेंशियल जो होगा, यहां पोटेंशियल कैसा रहेगा? एट ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, E इज 0। ये इनसाइड द सेल है यहां ऐसे, और ये कहां पर है? ये सरफेस पर है। तो आप इसको एक नजर और देख सकते हैं। जैसे चलते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां के मैक्सिमम हो गया एकदम। अब मैक्सिमम हो गया, अब अंदर चले कुछ नहीं हो रहा है, उतना ही मैक्सिमम बना हुआ है, मैक्सिमम बना हुआ है, मैक्सिमम बना हुआ है, बना हुआ है। यहां पर पहुंचेंगे तब तक उतना ही का उतना रहेगा, और जब आप फिर बाहर निकल जाएंगे फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आए, पोटेंशियल पहले सरफेस तक बढ़ते गया, बढ़ने के बाद जितनी देर अंदर रहे बिल्कुल भी नहीं घटा। आप और दूसरी साइड चले जाइए, नहीं घटेगा तब तक। जब आप फिर से बाहर निकल जाओगे तो पोटेंशियल घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच ये एक ग्राफ बना लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम बनाते थे। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल की वजह से कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कितना होता है, कैसे रहता है, वो सारी चीज हमने देखी। तो आज हम अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे और भी बहुत सारी बढ़िया पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।